ख्वाब में। मिस्टर राम रतन कपला रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का बिजनेस करते हैं। उनकी फर्म का नाम कैप्सन है। नई दिल्ली में आसिफ अली रोड पर इसका सदर दफ्तर है। मिस्टर राम रतन कपला को अपने फर्म के लिए एक स्लोगन की ज़रूरत थी। उन्होंने अखबार में ऐलान किया कि जो शख्स कम लफ्ज़ों में एक अच्छा स्लोगन बनाकर देगा उसको माकूल इनाम दिया जाएगा। बार बार के ऐलान के बावजूद कोई ऐसा शख्स न मिला जो इन्हें अच्छा स्लोगन दे सके। बाद लोगों ने कुछ फ़िक्रे लिखकर भेजे मगर मिस्टर कपला को वो पसंद न आए। स्लोगन को पेनिट्रेटिंग होना चाहिए मगर ये स्लोगन पेनिट्रेटिंग न थे। उन्होंने 4 दिसंबर सन 1983 की एक मुलाकात में कहा। मिस्टर कपला इसी उधेड़-बुन में दिन रात लगे रहे। वो मुसलसल इसके बारे में सोचते रहे। उनका दिमाग बराबर स्लोगन की तलाश में लगा हुआ था मगर कामयाबी नहीं हो रही थी। इसी फिक्र में तकरीबन 6 साल गुजर गए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मिस्टर कपला ने एक रोज़ रात को एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो एक बाग में हैं। निहायत सुहाना मौसम है। तरह तरह की चिड़ियां दरख्तों पर चहचहा रही हैं। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हो गए। उनकी ज़बान से निकला, वेदर हो तो ऐसा। ये कहते हुए उनकी आंख खुल गई। अचानक इन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने वो स्लोगन दरियाफ्त कर लिया है जिसकी तलाश में वो बरसों से सरगर्दा थे। फौरन उनके जहन में ये अंग्रेजी जुमला मुरतब हो गया, कैप्सन्स द वेदर मास्टर्स। ख्वाब इंसानी दिमाग की वो सरगर्मी है जिसको वो नींद के हालत में जारी रखता है। अगर आप अपने जहन को सारे दिन किसी चीज़ में मशगूल रखें तो रात के वक्त वही चीज़ ख्वाब में आपके सामने आएगी। तारीख की बहुत सी ऐजादात ख्वाब के ज़रिए से ज़हूर में आई हैं। इसकी वजह ये थी कि मौजिद अपनी ऐजाद में इतना मशगूल हुआ कि वो सोते में भी इसी का ख्वाब देखने लगा। ख्वाब दरअसल किसी चीज़ में कामिल जहनी वाबस्तगी का नतीजा है। ऐसे आदमी के अमल की मुद्दत 12 घंटे के बजाय 24 घंटे हो जाती है। यही किसी मकसद में कामयाब होने का राज है। इस किस्म की गहरी वाबस्तगी के बगैर कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता, न दुनिया का और न आखिरत का। कामयाब सफ़र। 30 जनवरी सन 1984 की सुबह को थाई एयरवेज का जहाज बोइंग 747 कराची से पिछम की तरफ उड़ा। ये 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ान कर रहा था। एन इसी वक्त इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज बम्बई से दिल्ली की तरफ जाने वाला था। इंडियन एयरलाइंस के जहाज को भी 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना था। इसकी रवानगी होने ही वाली थी कि एन वक्त पर मालूम हुआ कि थाई एयरवेज का जहाज इसी सिमत में आ रहा है। अगर इंडियन एयरलाइंस का पायलट अपने प्रोग्राम के मुताबिक जहाज उड़ाता तो मध्य प्रदेश के ऊपर दोनों का टकराव हो जाता। थाई एयरवेज का जहाज भी अपने तमाम मुसाफिरों के साथ बर्बाद हो जाता और इंडियन एयरलाइंस का जहाज भी। टाइम्स ऑफ इंडिया 25 जनवरी सन 1984। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बिल्कुल आखिरी वक्त में इसकी इत्तला मिल सकी। उसने फौरन इंडियन एयरलाइंस के कैप्टन से कहा कि तुम या थाई एयरवेज के जहाज से नीचे यानी 25,000 फुट की बुलंदी पर उड़ान करो। अगर तुम 29,000 फुट की बुलंदी पर अपना जहाज उड़ाना चाहते हो तो 25 मिनट देर से उड़ान शुरू करो। इंडियन एयरलाइंस के कैप्टन ने दूसरी तजवीज़ को पसंद किया और 25 मिनट की देर के बाद अपना जहाज उड़ाया। इस तरह दो जहाज बैन फिजाई टकराव मिड एयर कॉलिशन से बच गए। इंडियन एयरलाइंस का जहाज अपने इब्तिदाई प्रोग्राम के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर से सुबह 7 बजे गुजरता मगर प्रोग्राम की तब्दीली के बाद वो उधर से गुजरा। इंडियन एयरलाइंस के एक अफसर ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक मौजज़ा था जिसने दोनों जहाज़ों के मुसाफिरों को बचा लिया। यही वसी तर एतबार से ज़िंदगी का मामला भी है। अगर आप 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना चाहते हैं तो इसको न भूलिए कि यहाँ दूसरे लोग भी हैं और वो भी 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ान कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपके लिए दो ही सूरतें हैं, या तो दूसरों का लिहाज किए बगैर अपनी उड़ान शुरू कर दें और फिर तबाह होकर झूठी कुर्बानी की मिसाल कायम करें, या फिर ये मुआवजा दिखाएं कि दूसरे से नीचे उड़कर आगे निकल जाएं या आध घंटे की ताख़ीर से अपनी उड़ान शुरू करें। दोनों सूरतों में आप कामयाब रहेंगे और हिफाजत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। मुमकिन और नामुमकिन। साबिक वज़ीर आज़म हिंद लाल बहादुर शास्त्री जनवरी सन 1966 में इंतकाल कर गए।
اس کے بعد کانگریس پارٹی نے مسز اندرا گاندھی کو وزیر اعظم بنایا، تاہم مرارجی دیسائی سے ان کی کشمکش جاری رہی کیونکہ وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ سن 1967 کے الیکشن کے بعد مرارجی دیسائی کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا، مگر مرارجی دیسائی نائب وزیر اعظم کے عہدے کو اپنے لیے کمتر سمجھتے تھے، چنانچہ کشمکش بدستور جاری رہی۔ سابق وزیر اطلاعات مسٹر اندر کمار گجرال نے لکھا ہے کہ سن 1969 میں مسز اندرا گاندھی نے ان کے ذریعے مرارجی دیسائی کو یہ پیشکش کی کہ ان کو مزید اعزاز دے کر پریزیڈنٹ کا عہدہ دے دیا جائے۔ مسٹر گجرال کا بیان ہے کہ جب انہوں نے یہ پیشکش مرارجی دیسائی کے سامنے رکھی تو بلا تاخیر ان کا جواب تھا، وائی ناٹ شی ہر سیلف؟ اندرا گاندھی خود کیوں نہیں؟ ٹائمز آف انڈیا 12 جولائی سن 1987۔ یعنی اندرا گاندھی خود پریزیڈنٹ بن جائیں اور مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ مرارجی دیسائی کانگریس سے الگ ہو گئے، انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے سارے ملک کو الٹ پلٹ ڈالا۔ مارچ 1977 کے الیکشن میں جنتا پارٹی کی جیت کے بعد وہ مختصر مدت کے لیے وزیر اعظم بن بھی گئے، مگر جلد ہی وہ سیاسی زوال کا شکار ہوئے اور پھر کبھی ابھر نہ سکے۔ مرارجی دیسائی کی سیاسی ناکامی کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ ممکن کو چھوڑ کر ناممکن کی طرف دوڑے۔ اگر وہ اس راز کو جانتے کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے جو آخری ممکن چیز ہے وہ صدارت ہے نہ کہ وزارت عظمیٰ، تو یقیناً وہ ذلت اور ناکامی سے بچ جاتے، مگر ناممکن کے پیچھے دوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ممکن سے بھی محروم ہو کر رہ گئے۔ ناممکن کے پیچھے دوڑنا آدمی کو ممکن سے بھی محروم کر دیتا ہے، جبکہ ممکن پر قانع ہونے والا ممکن کو بھی پاتا ہے اور بالآخر ناممکن کو بھی۔